राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान। हरि हरि हर हर हरि भारवस्त्री राष्ट्रमूल्य रक्षक दिल्ली सिंहासनस्थ प्रखर हिंदू सम्राट राजाधिराज महाराज पृथ्वीराज आ रहे हैं। आज की वीडियो पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर। कौन थे पृथ्वीराज? 100 अंगुल के गुजरात में जन्मे वो राजपूत राजा जिनका इतिहास हिंदुस्तान से लगभग पूरी तरीके से मिटा दिया गया। अगर गूगल की माने तो इनका जन्म सन 1149 में हुआ था। ब्रिटानिका के अनुसार ये 1166 में पैदा हुए थे और अगर पृथ्वीराज महाकाव्य की माने तो इनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात के पाटनपतन में हुआ था। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास बड़ा ही अनक्लियर है क्योंकि इनकी मौत के बाद हिंदुस्तान में बाहरी शक्तियां हावी होने लगी और इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। पृथ्वीराज हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू शासक थे। उस समय पृथ्वीराज सबसे बड़े हिंदू सम्राट थे जिन्होंने स्पदलक्षा पर राज किया, यानी आज का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी था। इन्हीं के पड़ोसी राज्य में कन्नौज के गढ़वाल शाह के एक राजा राज किया करते थे जिन्हें इतिहास में जयचंद के नाम से जाना जाता है। जो ये जयचंद थे ये आसपास के राज्यों में सबसे सीनियर राजा थे। सीनियर यानी सीनियर सिटीजन। एक बार की बात है, जयचंद सोच रहे थे कि आसपास के राज्यों में मैं सबसे ज़्यादा उम्र का राजा हूँ और ज़िंदगी का अनुभव, एक्सपीरियंस मेरे पास सबसे ज़्यादा है, इसलिए आसपास के राजाओं को मेरे अंडर में रहकर काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और अनुभवी राजा हूँ। जयचंद की इस बात को बाकी सभी राजाओं ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पृथ्वीराज उनके इस कथन से सहमत नहीं हुए। पृथ्वीराज बोले, जयचंद, युद्ध के समय सिर्फ थारो यो अनुभव काम को नहीं आवगो बल्कि मारो हौसलो भी काम आवगो। पृथ्वीराज ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, और ठुकराए भी क्यों ना, पृथ्वीराज ओहदे में जयचंद से बड़े थे। जयचंद एक राजा थे जबकि पृथ्वीराज एक सम्राट राजाधिराज थे। इस घटना के बाद जयचंद के मन में पृथ्वीराज को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई। जयचंद की एक बेटी भी थी जिसे इतिहास में संयोगिता के नाम से जाना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रीति सुतेने करती थी, यानी प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखवा दिया जिसमें अलग अलग राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को पूछा तक नहीं। जयचंद के मन में पृथ्वीराज को लेकर द्वेष की भावना थी, इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाया और दरबार के दरवाजे पर रखवा दिया, जिससे ये लगे कि पृथ्वीराज जयचंद के किले का चौकीदार है। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट है। संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, वो भला स्वयंवर में किसी और से विवाह कैसे कर सकती थी? इसलिए अपने स्वयंवर से पहले ही संयोगिता ने पृथ्वीराज को पत्र लिखकर आमंत्रित कर दिया था। स्वयंवर में संयोगिता जिस राजा को माला पहनाती वो उसका वर मान लिया जाता, इसलिए वो आगे बढ़ती रही और दरबार के अंत में आकर उसने पृथ्वीराज के पुतले को माला पहना दी और उन्हें अपना वर मान लिया। इतनी ही देर में पृथ्वीराज भी वहां पहुंच गए और ये सब दृश्य देखकर अपनी पत्नी को वहां से घोड़े पर बैठाकर ले गए। इस घटना के बाद जयचंद के मन में पृथ्वीराज को लेकर जहर भर गया। 13 नवंबर 1191 तराइन का प्रथम युद्ध घोर के शासक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। 1 लाख की सेना को लेकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर धावा बोल दिया, जिसका जवाब पृथ्वीराज राजे ने 2 लाख सिपाहियों और 1000 हाथियों की सेना से दिया, जिसमें गौरी की बहुत बुरी हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने राजाधिराज महाराज पृथ्वीराज राजे से क्षमा की भीख मांगी और गौरी पृथ्वीराज से बोला कि हे सम्राट, हमने सुना है कि राजपूत माफ़ी मांगने पर अपने दुश्मन को भी प्राणदान दे देते हैं, कृपया करके मुझे भी बख्श दीजिए। जिस पर पृथ्वीराज राजे ने अपना हिंदू धर्म निभाया और उसे प्राणदान दे दिए।
इतिहास में ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज राजे ने अपने गहने निकालकर गौरी को पहना दिए थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि राजा चाहे दुश्मन हो या दोस्त, उसका गला आभूषण से सजा रहना चाहिए। इस सब के बाद गौरी वापस घोर चला गया और 4 दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। वो बेइज्जत महसूस कर रहा था और पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था। उसे ये सब भी याद नहीं था कि उसी पृथ्वीराज राजे ने उसे प्राणदान दिया और अपने गहने उसे पहनाए। गौरी जानता था कि वो पृथ्वीराज को अकेले हरा नहीं सकता, इसलिए वो षड्यंत्र रच रहा था। दूसरी तरफ जयचंद भी बदले की आग में झुलस रहा था और वो भी जानता था कि पृथ्वीराज राजे को हराना अकेले उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो गौरी के साथ मिल गया। जयचंद ने गौरी को आर्थिक और सैन्य बल देने का वादा किया और लगभग 1 साल के बाद सन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज एक बार फिर आमने सामने आए। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महाराजा धीराज पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार हराया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पृथ्वीराज का ज़्यादातर इतिहास गौरी से संघर्ष करने के बाद मिटा दिया गया, जिसे मिटाने में मेन हाथ था बख्तियार खिलजी का। जब तराइन के युद्ध में दोनों सेना आमने सामने आई तो पृथ्वीराज धैर्य धरते हुए गौरी से बोले कि गौरी, हमने तो तुम्हें प्राणदान दिया और एक मित्र की हैसियत से तुम्हें बाइज्जत वापस तुम्हारे देश भेजा, और तुमने ये सिला दिया हमारे बड़प्पन का। जिस पर गौरी ने पृथ्वीराज को कहा कि हे पृथ्वीराज, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो उन सब बातों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, कृपया करके अपने इस मित्र को माफ कर दो। यह सब कहकर गौरी अपनी सेना को लेकर वापस चला गया, इस बात से अनजान पृथ्वीराज कि उनके खुद के ससुर ने गौरी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। पृथ्वीराज भी निश्चिंत होकर वहां से कूच कर दिए। थोड़ी दूर जाकर सेना ने डेरा डाला और पूरी राजपूत सेना चैन की नींद सो गई, इस बात से अनजान कि कल का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। रात के 7वें पहर में जब इंसान की नींद चरम सीमा पर होती है, उस घड़ी में जयचंद और गौरी की सेना ने मिलकर सोते हुए राजपूतों पर प्राणघाती हमला किया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। जिसे जागते हुए हरा न पाए, उस शेर को चंद कुत्तों ने सोते हुए घेर लिया। यहाँ अपना खुद का ससुरा पराया हो गया। वो जयचंद जिसकी खुद की बेटी का सुहाग पृथ्वीराज था, उसी सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ दिया उसने, इसलिए जयचंद को देश का गद्दार भी कहा जाता है। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अपने देश ले गया और वहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज के परम मित्र और कवि थे, जैसे ही उनको ये पता चला कि गौरी ने षड्यंत्र रच के पृथ्वीराज को कैद कर लिया है, वो तुरंत अफगान की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर चंद बरदाई ने गौरी को खड़ी खोटी सुनाई। वो बोले कि तुम उस पृथ्वीराज को यातनाएं दे रहे हो जिसने तुम्हें प्राणदान दिए थे। धिक्कार है मुझे तुम पर गौरी, धिक्कार है। यह सब सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और चंद बरदाई को भी कैद कर लिया। इतिहासकार बताते हैं कि कैद खाने में जब गौरी पृथ्वीराज के पास आया तो पृथ्वीराज उनसे बोले कि मैंने तुम्हें प्राणदान दिया और तुमने मुझे सोते हुए कैद किया। तुम कायर हो गौरी, तुम कायर हो। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों में वो ज्वाला देखी जो हर राजपूत योद्धा में होती है, और गौरी बोला, पृथ्वीराज, मुझसे आंखें नीचे करके बात करो, हम सुल्तान हैं। लेकिन राजे की आंखों में ज्वाला कायम थी, जिससे गुस्से में आकर गौरी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सिपाहियों, इसकी आंखों में गरम सलाखें डाल दो। इस सब के बाद भी पृथ्वीराज राजे ने हार नहीं मानी। आंखें खोदी उन्होंने, पर हौसला नहीं। वहीं कवि चंद बरदाई ने भी अपनी चाल चलनी शुरू की। चंद बरदाई जानते थे कि राजे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हैं, यानी वो बिना आंखों की मदद से सिर्फ आवाज सुनकर निशाने पर तीर मार सकते थे। सुल्तान गौरी ने चंद बरदाई को यह संदेश दिया था कि हम पृथ्वीराज को जान से मारने से पहले उनकी आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। उसके जवाब में चंद बरदाई बोले थे कि पृथ्वीराज अपनी आखिरी इच्छा में आपको तीर अंदाजी का खेल दिखाना चाहते हैं, जिस पर गौरी खूब हंसा और बोला कि वो अंधा क्या तीर चलाएगा। जिस पर कवि बरदाई बोले कि सुल्तान, हमारे महाराज तीर तो चलाएंगे, लेकिन आपके 3 बार हुक्म देने पर। गौरी बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर उसका तीर निशाने पर नहीं लगा तो उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। चंद बरदाई ने गौरी की यह शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन जब मैदान में पूरी तैयारी की जा चुकी थी, तब गौरी सिंहासन पर बैठ पृथ्वीराज चौहान का ये कारनामा देखने को तत्पर था। गौरी ने पृथ्वीराज को पहला हुक्म दिया, हे पृथ्वीराज, तीर चलाओ, है अंतिम अवसर यही, सुन देकर तू ध्यान,
एक बाण से लक्ष्य कर मत चूके चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है मत चूके चौहान। इन पंक्तियों से कवि बरदाई ने पृथ्वीराज को बताया कि गोरी किस जगह पर कितनी दूर बैठा है और उनको इंतजार था गोरी के तीसरे हुक्म का। गोरी के तीसरे हुक्म पर पृथ्वीराज ने उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और गोरी को वहीं उसी की सरजमी पर नस्ता नाबूद कर दिया। वो पृथ्वीराज जिन्होंने आंखें गंवाने के बाद भी गोरी को अपनी तीर का शिकार बना दिया, उन्हें गोरी तो क्या गोरी की 7 पुश्तें भी मिलकर नहीं हरा सकती थी। लेकिन उनका ऐसा हाल क्यों हुआ? क्योंकि अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अगर यही जयचंद पृथ्वीराज का साथ देते तो शायद मुगल कभी हिंदुस्तान में आ ही नहीं पाते। पृथ्वीराज राजे की मृत्यु के बाद बाहरी ताकतों ने भारत की रूह को छलनी कर डाला और फिर भारत में मुगल सल्तनत का परचम लहराया। लगभग 500 सालों तक मुगलों ने भारत पर राज किया और फिर 300 सालों तक अंग्रेजों ने, और ये सब सिर्फ एक शख्स की मृत्यु के कारण, पृथ्वीराज चौहान। एक इंसान की मृत्यु की वजह से इस देश का पूरा नक्शा ही बदल गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज के नाम का खौफ गैर मुल्कों में कितना ज्यादा था कि उनके जीते जी हिंदुस्तान पर कोई विदेशी कब्जा कर ही नहीं पाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हमारा हिंदुस्तान लगभग 800 सालों तक गुलाम रहा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस वीडियो को जितना आपका मन करे उतना शेयर करें। जय भवानी।